सो वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर खरीदना सही है या फिर घर को रेंट पर लेना बहुत ही ज़्यादा सही ऑप्शन है। क्या है कि इन दोनों के लिए हमने ऐसा नहीं कि बस आपको एक ऊपरी ऊपरी ज्ञान बता दूं मैं कि यार घर घर खरीदना तो एक हर एक किसी का सपना होता है, घर तो लेना ज़रूरी है। घर नहीं तो तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम्हारी शादी नहीं होगी। ये सारे इमोशनल पॉइंट नहीं ऐड करे हैं मैंने। सिंप्लिसिटी में जो भी है, पहले आपका माइंडसेट के ऊपर बात हुई है कि स्टार्टिंग में जैसे किसको बाय करना चाहिए घर, किसके लिए वो बिल्कुल प्रो है और कौन है, और किसको घर नहीं खरीदना चाहिए और किसके लिए वो बिल्कुल भी काम का नहीं, मतलब भले से आपके खाते में 100 करोड़ हो। तो पहले हम स्टार्टिंग में इसी के ऊपर बात करेंगे। फिर हम आगे जाएंगे और देखेंगे कि आखिरकार आप अगर कोई सा भी ऑप्शन चूज करते हो तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक ऑप्शन तो उसमें से बेस्ट बैठता ही है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले अगर आपको घर खरीदना है तो देखो, घर खरीदने के अगर प्रोस की बात करें तो सबसे बड़ी प्रोस तो यही है कि जैसे ही आपने अगर घर खरीद लिया ना, तो आप खुद स्टेबल हो जाओगे। मतलब स्टेबल इन द सेंस, अगर मान लो मैं हूँ, मैं भी भोपाल में हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चल रही है। इसके पहले मैं था इंदौर में। तो मैं इंदौर से भोपाल आने में मैंने बिल्कुल भी नहीं झिझका कि यार चलो वहाँ पे मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूँ तो यहाँ पे आने में कोई इशू है, क्योंकि क्या है, मैं पहले भी रेंट पे रह रहा था, यहाँ पे आके भी मैं रेंट पे हूँ। बट अगर मेरा वहाँ पे घर होता और मेरी एक स्टेबल इनकम आती, तो क्या मैं आ पाता क्या भोपाल? मतलब थोड़ा मुश्किल चांस था कि मैं भोपाल आ पाता। तो आई होप आप पहला ही समझ गए होंगे कि स्टेबिलिटी कौन सी वाली बात हो रही है। कि अगर आपको बिल्कुल एक स्टेबिलिटी चाहिए कि यार बस मुझे लॉन्ग टर्म यहीं पर रहना है, यहीं के अलावा कहीं पे भी नहीं जाना है, तो लिटरली आपके लिए घर खरीदना एक बेस्ट ऑप्शन है। बट जबकि आपकी जॉब अगर मान लो ऐसी हो कि आपको अभी यहाँ पे रहना है, लाइक मैं अभी सीए बन जाऊँगा तो मेरा प्लान है कि मैं थोड़ा विदेश जाऊँ और एक्सप्लोर करूँ कि वहाँ पे मेरे लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो हो सकता है कि मेरे लिए घर खरीदना, भले से मेरे खाते में कोई चेक काट के रख दे कि ले मेरी बेटी से शादी कर ले, तो सीए तो बन ही गया, तो ये घर भी खरीद ले। बट बात तो वही है ना कि वो मेरे लिए बिल्कुल भी मायने ही नहीं रखेगा कि अगर मुझे बाहर ही जाना है तो मैं घर खरीदने का कोई कारण ही नहीं है। सेकंड है, अगर आप घर खरीदोगे तो उस पर प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन आपको मिलेगा। देखो इंडिया में 8 से 10% तो आपको इजीली प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन मिल जाता है। अब देखो, एक और इसमें बात है कि मैंने एक रेंट हाइक नहीं होगा, क्योंकि देखो जैसे आप रेंट से रहते हो ना, तो आपका किराएदार कभी मकान मालिक कभी भी आके आपको बोल सकता है कि यार बहुत हुआ, चल अब अपन रेंट बढ़ाएंगे, और रेंट बढ़ाना बढ़ाना खेलेंगे, तो कभी भी रेंट बढ़ा सकता है। बल्कि होम लोन पे ऐसा होता है कि आपके पास में सारा का फिक्स्ड रहता है कि यार अगर मान लो आपकी एक 40,000 की ईएमआई बन गई, तो 40,000 की अगर आप एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करते हो तो 40,000 रुपये पे करो और खुश रहो। हाँ, सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एक इमोशन सेटिस्फेक्शन भी है घर खरीदना कि यार चलो घर है मेरे पास। मतलब ये तो गंदा ही पॉइंट था, ठीक है, कभी कभी इतने गंदे पॉइंट आ जाते हैं। इसके अलावा देखो अब प्रॉब्लम कहाँ आती है घर खरीदने में। देखो, एक तो रियल एस्टेट मार्केट सबसे अनरेगुलेटेड मार्केट इंडिया में अभी भी यही है। यहाँ पे पहले तो करप्शन देना होगा, जो कि मैंने इंक्लूड नहीं किया है। सेकंड चीज़, आपको अपफ्रंट प्रीमियम देनी पड़ेगी। मान लो आपने घर खरीदा तो डाउन पेमेंट दो, रजिस्ट्रेशन लो, उसके कुछ ना कुछ मतलब कि वो रेरा सर्टिफिकेशन, रेरा तो शायद आप पे नहीं लगेगा, बट मतलब पहले नक्शा पास करवाओ, बहुत सारे बहुत झंझट है, मतलब लिटरली बहुत झंझट है। फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो जाएगी कि आप वो घर छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि अगर मान लो आपकी जॉब बोल रही है कि यार आपको तो इंदौर थे आप अभी तक, चलो अब आपको दिल्ली जाना है, आप नहीं जा पाओगे क्योंकि घर तो आपका वहाँ पे है। आपको अगर अच्छी एक इनकम अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको छोड़नी पड़ेगी। आपको कुछ भी एक अच्छा मिलेगा ना और अगर वो आपसे जगह छीनेगा आपकी, तो आप कहीं ना कहीं वहाँ से भागने की कोशिश नहीं करोगे। और ये आप बोल रहे हो कि यार ये इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं तो छोड़ के चला जाऊँगा। देखो जब आप घर खरीद लोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आप क्यों नहीं छोड़ पाओगे। अब देख लेना, आपके पापा ने जिस जगह पे घर खरीद लिया ना, फिर वो वहीं पे ही रह गए। क्योंकि क्या हो जाता है ना कि घर खरीद लिया, आदमी सोचता है कि यार अब कहाँ झंझट यार, कि किस किराए वाले के यहाँ पे रहूँगा, क्या करूँगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा लिक्विडिटी इशू है कि अगर आपको घर बेचना है, आपको अगर रेंट से शिफ्ट करना है खुद को, तो आप क्या है, 1 महीने का नोटिस पीरियड दोगे, या फिर अगर उसने बोला कि यार 3 महीने का नोटिस पीरियड, तो मिनिमम 3 महीने का नोटिस पीरियड दोगे और निकल जाओगे, कहीं पे भी शिफ्ट हो सकते हो। पर यहाँ पे क्या है, अगर आपको घर बेचना है तो इतना मुश्किल थोड़ी, इतना आसान थोड़ी है। पहले बोर्ड लगाओ, फिर किसी अच्छे ब्रोकर से संपर्क करो, फिर वो ब्रोकर घर दिखाने आएगा, फिर बिकेगा नहीं, फिर घर दिखाने आएगा, फिर बिकेगा नहीं। आपकी कॉस्ट अलग रहेगी, सामने वाला अलग प्राइस डिमांड करेगा, और ऐसे ही मतलब बहस चलती रहेगी। इसके अलावा एक मेंटेनेंस कॉस्ट का भी आ जाता है कि आपको अगर घर खुद का है तो अगर मान लो कहीं से दीवार वगैरह कुछ उड़ रही है या फिर कुछ फर्नीचर में इशू है, तो आपको मेंटेनेंस लगेगा। इसके अलावा 2 पॉइंट और है। एक, अगर आप घर लेते हो तो आपको टैक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, जो कि शायद मेरे हिसाब से अब हटा देंगे, क्योंकि जो नया इनकम टैक्स रूल लग रहा है उसमें टैक्सेशन बेनिफिट तो हट रहा है। उसके बाद में एक
नुकसान ये है कि आपको हर साल प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा, जो कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका 1% होता है। मान लो आपने 1 करोड़ का घर लिया, 1 लाख रुपए आपके हर साल प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में जाएंगे। चलो अब अगर रेंट पे किसको लेना है, देखो जिसको लेना चाहिए, अब मैं सिंपली थोड़ा फास्ट चलता हूँ क्योंकि मैंने मेरे हिसाब से होम में अच्छा खासा टाइम ले लिया, आप समझ में आ गए होंगे, क्योंकि जो उसके प्रोस थे वो इसके कौन से, और जो इसके उसके कौन से थे वो इसके प्रोस है। एक तो देखो आपको मंथली जो कॉस्ट है वो बहुत कम जाएगी, क्योंकि अभी मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, वो बोल रहे थे कि मैं एक 4 करोड़ के घर में रह रहा हूँ और उसकी मंथली में दे रहा हूँ रेंट 3 लाख रुपए पर मंथ। आप देखोगे बोलोगे 3 लाख बहुत होता है यार, पर देखो आप ये देखो ना, 4 करोड़ का घर है, एक साल में मैं 36 लाख का रेंट दूंगा, 10 साल में भी मैं 3 करोड़ 60 लाख का रेंट दूंगा। और बाकी अगर देखा जाए, अगर मैं 4 करोड़ को अगर बैंक में भी नॉर्मली रख दूँ ना, तो 7% का मतलब कि 28 लाख 29 लाख तो वही दे देगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा रेंट चुका रहे थे, जितना अगर मतलब जितना वो इनकम उनकी ग्रो कर रहे थे उस हिसाब से। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी है, कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो ज़्यादा भाव बढ़ा रहा है, चलो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। इसके अलावा एक मेंटेनेंस का हेज़ल खत्म हो जाता है कि यार अगर दीवार विवाल उबड़ रही है तो वो खुद देखेगा, रेंट जो भी ओनर है उसका। आपका जो एक्स्ट्रा केस बचता है उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो इसी पॉइंट पे तो मैं खेलूंगा आगे, तभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। इसके अलावा देखो इसमें क्या है कि एक प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी, कि रेंट हर साल बढ़ेगा, फिर आपकी खुद की एक प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। सबसे बड़ी बात कि आपकी प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, आपके पास में असेट नहीं रहेगी। अब लिमिटेड कंट्रोल है, आप घर में रिनोवेट वगैरह नहीं कर सकते, बट मेरे हिसाब से तो आजकल ऐसे मिलते हैं ना रेडी टू मूव फर्नीचर वाले, जिनमें कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी गंदा सा पॉइंट है, छोड़ो। अब देखो यार, सिंपल सी बात करें, अगर आप ऑलरेडी, अब मैं आपको पहले क्लियर कट समरी दे देता हूँ। अगर मान लो आप आपकी लाइफ के बहुत ही मेन फेस में हो, लाइक मेरी तरह आप बिल्कुल जवान हो, क्योंकि मैं देखो अभी 21.5 का हूँ, तो अभी मेरे पास बहुत लंबी समय है कि अगर मैं 30 साल तक घर नहीं भी लेता हूँ और रेंट पे रहता हूँ तो एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि मैं सिटीज़ बदल सकता हूँ, मैं मेरे इनकम के सोर्स बढ़ा सकता हूँ, और मेरा एकदम से पैसा कहीं पे भी नहीं फंसेगा। ताकि मुझे अगर मान लो मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मान लो मैंने घर ले लिया, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि अगर मान लो मैंने उसे 15 साल का भी लोन करवा लिया, तो 15 साल तक मुझे वहीं चिपक के रहना पड़ेगा, मैं कहीं नहीं जा सकता। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सेम, अगर मान लो आपने घर नहीं लिया तो आप कहीं पे भी शिफ्ट हो जाओ, कुछ भी कर लो, और 30 साल के बाद में क्या है कि आपके बच्चे वगैरह हो जाते हैं, तो फिर आप सोच सकते हो कि यार हाँ यार अब तो थोड़ा स्टेबिलिटी की साइड जाना चाहिए। तो उस समय देखो फिर प्राइस मायने ही नहीं रखती कि चाहे आप किसी चीज़ के लिए कितने ही दे दो, क्योंकि देखो जब आपके पास में मान लो पैसे नहीं है, तो आपको 10 रुपए के ब्रेड की भी कीमत पता है। और जब आपकी जेब में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो फिर भले से आप मारुति सुजुकी में घूमो या फिर मर्सिडीज में घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि जिनको अपने करियर पे मेन फोकस करना है और उनको उसकी चक्कर में सिटी चेंज करनी पड़ेगी या फिर कंट्री चेंज करनी पड़ेगी, उनको तो स्ट्रिक्टली रूल है कि उनको रेंट के साथ में जाना है। जिनको फुल स्टेबिलिटी चाहिए कि भाई मैं तो एक सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, मान लो बाई चांस और मेरा ट्रांसफ़र वगैरह कुछ भी नहीं होगा, मैं एक ही जगह पर रहूँगा, घर बेस्ट है, लेके ख़त्म करो, क्योंकि इसका डिसीजन वहीं ख़त्म हो जाता है कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए कि आपको ग्रोथ चाहिए। चलो, अब देखो यार, मैंने यहाँ पे पुणे का एग्जांपल लिया है। ये सारा का सारा मैंने बिल्कुल लेटेस्ट डेटा उठाया है। कहाँ से उठाया है मैंने? इकोनॉमिक टाइम्स से। इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से अगर आप पुणे में एक प्रॉपर्टी लेते हो, तो उसका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का कुछ 6,590 पर स्क्वायर फीट के आसपास आपको मिलेगा, जो कि इस साल 11% एनुअल इंक्रीमेंट है। और अगर आपको शक है तो मैं बता देता हूँ, ये गया मैं इकोनॉमिक टाइम्स पर, ठीक है। ये क्या बता रहा है? एवरेज रेट ऑफ रेजिडेंशियल बढ़ रहा है, ठीक है। और ये फिफ्थ राइज कब से हो रहा है? 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से। और एवरेज कितना है? 10.98। समझ रहा हो ना, मतलब 11% के आसपास से बढ़ा है। पर हम मान लेते हैं कि आगे इतने परसेंट से नहीं ग्रो करेगा, इसको भी पैसे चाहिए। सेकंड, अगर आपने इतने 6,590 स्क्वायर फीट के हिसाब से पुणे जैसी सिटी में, जो कि एक ग्रोइंग सिटी है, जहाँ लिवेबल सिटी है, मतलब कि आप रहना चाहोगे, पुणे, इंदौर, इंदौर का भी इसके आसपास ही होगा, 4 साढ़े 4 हज़ार स्क्वायर फीट। पर देखो ये जैसे ही कम हो जाएगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा आगे। सेकंड है, अगर आपने लैंड ली तो आपको 1200 स्क्वायर फीट, जो 2 BHK का एक रूम बनता है, उसके लिए 1200 स्क्वायर फीट के आसपास जगह लगेगी। तो उसकी कॉस्ट कुछ 80 लाख के आसपास आ जाएगी, ठीक है। फिर आप कंस्ट्रक्ट करवाओ, तो ऐसा थोड़ी कि वो प्लॉट पड़ा है चलो रहने चलते हैं, ऐसा तो होगा नहीं, उस पर कंस्ट्रक्शन तो लगेगा। अब देखो यार, ये एस्टिमेट्स मैंने चैट जीपीटी से लिए। वो बता रहा था कि 1800 से 2500 लग रहा है, पर मैंने बोला कि भाई 2200 ठीक है। अगर तो 1800 से 2500 बता रहा है तो मैं 2200 थोड़ा कम लेवल का कंस्ट्रक्ट करवा के रह लूँगा, तो वो बता रहा है कि 26 लाख रुपए लग जाएंगे। फिर इंटीरियर वगैरह जो भी थोड़ा बहुत लग के 5 लाख एक्स्ट्रा मान लिया अपन ने, कि अगर मतलब कोई इंजीनियर आया उसकी फीस दे दी, स्टाम्प ड्यूटी दे दी, कुछ वो क्या बोलते हैं यार उसको, TNCP अप्रूवल ले लिया, इन सब चीज़ों में लगेगा इसे। तो फाइनल कॉस्ट अगर घर की देखा जाए तो घर की हमारी कॉस्ट आ गई है 1 करोड़ 10 लाख। ठीक है, ये बात कर रहा हूँ मैं पुणे जैसी सिटी में, जहाँ अगर आपको एक खुद का प्लॉट लेना है और प्लॉट लेके एक घर लेना है, ठीक है।
इसके बाद में सेकंड है, अब अगर बात करेंगे हम प्रॉपर्टी प्राइस की ग्रोथ की, तो प्रॉपर्टी प्राइस की ग्रोथ चल रही 6 से 8% इंडिया में। तो देखो, जब 2000 में 1200 रुपये स्क्वायर फीट थी, आज 2024 में 10,000 स्क्वायर फीट पे भी चली गई है। तो हम मान सकते हैं कि 6% 7% तो आपको मिनिमम ग्रोथ मिल जाएगी अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया है तो। अब देखो, क्योंकि फ्यूचर प्रोजेक्शन भी बता दिया है कि 6% के आसपास मिल जाएगा, क्योंकि रेरा वगैरह के चेंजेस आए तो उसके बाद में थोड़ी ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है, पर अभी वापस मार्केट गर्म है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 5 साल में कंजिक्यूटिवली उसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, पर फिर भी हम 6 से 8% की ग्रोथ लेके चलते हैं। अब सेकंड चलते हैं कि रेंट। तो देखो, रेंट में मैंने चैट जीपीटी से पूछा था कि तू बता, अगर 2 BHK का अपार्टमेंट मुझे लेना है पुणे जैसी सिटी में तो उसका कितना रेंट आएगा। उसने बताया 21,000। मैं फिर भी कॉन्जिक्यूटिवली मान लेता हूँ कि 25,000 रुपये दूंगा, थोड़ी अच्छी जगह पे रहूँगा, अच्छी लोकेलिटी में रहूँगा। ठीक है, तो अगर अच्छी लोकेलिटी में रहूँगा तो 25,000 रेंट दूंगा। हर साल मेरा 5 से 7% रेंट बढ़ेगा, 5% मिनिमम मान लेते हैं, क्योंकि मैं लास्ट टाइम तक एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑडिट करता था जो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी भी देती थी। तो वो तो हर 5 साल में 10% रेंट बढ़ाती थी। मतलब आप समझ रहे हो, 5 साल में 10% रेंट। हर साल रेंट नहीं बढ़ाते थे वो, 5 साल के बाद में सीधा 10% बढ़ेगा, तो जो कि इससे तो बहुत कम बढ़ रहा है वो। पर फिर भी मैंने 5% का रेसो लेकर चला है कि यार चलो, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने ही खराब है। ठीक है, तो देखो उसने एवरेज रेंट भी बताया कि अभी 25,000 के आसपास आ गया है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी बेसिक बात। अब हम चलते हैं, कहाँ चलते हैं, अब हम चलते हैं बिल्कुल हमारे एक्सेल में, क्योंकि ये तो क्या है, मैंने नंबर बता दिए, वो शिट, अब आपको क्या ही समझ में आया। चलो मैं इसका एक बेसिक बेसिक कैलकुलेशन दे देता हूँ। अगर मान लो अपन ने 25 साल की किस्तें वो बनाई, तो 25 साल तक मैं 1 करोड़ 10 लाख रुपए के कितने दूंगा, पहले तो वो बताता हूँ मैं आपको। तो मैं आ गया, तो चलो मैं यहाँ पे आ गया। सिंपल सी बात करते हैं, अगर आपने 1 करोड़ 10 लाख का लोन लिया, ठीक है, 1 करोड़ 10 लाख का घर था आपका, 110 0 0 1 2 3, 110 करोड़ का घर, उस पर आपने डाउन पेमेंट दे दी 20%, मतलब कि 22 लाख रुपए। बाकी आपने पूरा करवा लिया ईएमआई। अब देखो, मैंने ईएमआई का फॉर्मूला लगाया है कहाँ पे, यहाँ पे। ईएमआई का मेरा सिंपल फॉर्मूला है कि मुझे 9% के आसपास रेट पे मिल गया है, और 25 साल, मतलब मैं अब देखो मैं स्टेबिलिटी पे आ गया, तो मैं 25 साल आराम से लोन चुकाऊंगा, सॉरी। तो लोन अगर मैं 25 साल में चुका रहा हूँ, तो मैंने निकाली तो मेरी ईएमआई आ रही है 74,000 रुपये के आसपास पर मंथ। 74,000 के आसपास मेरी ईएमआई आ रही है। ठीक है, अभी कंटिन्यूअसली इसको चलने देते हैं, अभी इसके ऊपर कुछ भी बात नहीं करते हैं। ओके, ठीक है। अगर मेरी इतनी ईएमआई आएगी तो मोटा मोटी अगर कोई इन्फ्लुएंसर आपको नॉर्मली समझाएगा तो बता देगा कि भाई तू 2 करोड़ 21 लाख रुपए तो पूरा इसका दे रहा है, चुका रहा है। तो 2 करोड़ 21 लाख तो ये गए तेरे, और डाउन पेमेंट गई तेरी 22 लाख की, मतलब कि तूने 2.5 करोड़ रुपए चुका है। ठीक है, क्योंकि ये तेरी ईयरली ईएमआई हो रही थी 8 8 लाख रुपए की, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 25 ईयर के लिए, तो मैंने कितने चुका है, 2 करोड़ 21 लाख रुपए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 2 करोड़ 21 लाख रुपए मेरी जेब से लग जाएंगे अगर मैं 25 साल तक ईएमआई पे करता हूँ। तो आप बोलोगे ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब और अगर मैं नॉर्मली अगर मैं घर लूँगा तो मैं कितने दूंगा, हर साल दूंगा मैं कितने, 25,000 रुपये। 25,000 हमने माना था, और 5% का हर साल इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो 25,000, 5 साल का हर बार इंक्रीमेंट, तो मेरा कितना हो गया रेंट, 1 करोड़ 43 लाख। ये लो, बुक खत्म हो गई। कौन है, रेंट वाला जीत गया है ना, रेंट वाला जीत ही गया अल्टीमेटली। कि रेंट दिया कितना है इसने, ये 1 करोड़। मैंने मतलब कि यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया आपको। आप बोलोगे ओ, रेंट वाला तो जीत गया, उसने तो बस 1 करोड़ 43 लाख रुपए दिए, और यूँ मेरे 2 करोड़ लग रहे हैं, तो कितने का बेनिफिट हो गया। एक सेकेंड मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको। आप जीत रहे हो तो 78 लाख का बेनिफिट है। अगर आप रेंट पर घर लेते हो तो आपको 78 लाख का बेनिफिट है। तो मैं बोलूँगा बबुआ, तुम कर रहे हो मिस्टेक, क्योंकि इसमें बहुत सारी मेन मेन चीज़ें हमने अभी तक ली ही नहीं है। तो चलिए, अब इसको थोड़ा अच्छे से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये तो था आपका बेस। बेस क्लियर है, हमने एग्जांपल में लिया 25,000 का रेंट दे रहे हैं, अगर हम रेंट से रह रहे हैं, और रेंट हर साल 5% से बढ़ेगा। उसमें रेंट वाला सीधी सी बात है 6 महीने की एचडी लेता है, 6 महीने या फिर 3 महीने की मिनिमम लेता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर आप अच्छी सोसाइटी में रहोगे। तो मैंने मान लिया कि 1.5 लाख रुपए हमने एचडी के रूप में दे दिए। ठीक है, सिंपली सिंपली अभी समझा रहा हूँ मैं, अभी मैं कुछ भी एक एक्सप्लेनेशन पे आया भी नहीं हूँ। और वहीं अगर हमने होम लोन लिया तो मतलब कि 1.5 लाख मैंने स्टार्टिंग में पहले ही दिन वो दे दी एचडी, और बाकी का मैंने हर महीने मैंने फिर 25,000 रेंट दिया। अगर मैं 25,000 रेंट दूंगा तो पहले साल मेरा 3 लाख जाएगा, क्योंकि जितना रेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। ठीक है, अगले साल मेरा 3,15,000 हो जाएगा, क्योंकि 5% इंक्रीमेंट, फिर मेरा 30,000 हो जाएगा, और ऐसे करते करते बढ़ता जाएगा। जबकि मेरे पहली साल अगर देखा जाए तो ईयरली ईएमआई कितने की जा रही है, 8 लाख की। तो आप बोलोगे ओ ओ, बेस्ट ऑप्शन तो है रेंट।
पर चलो थोड़ा हम एक्सेल के कैलकुलेशन में आते हैं। बहुत हो गया, मतलब ज़्यादा ही मस्ती चल रही है। मैंने माना है कि 1 करोड़ 10 लाख का मेरा लोन है, जिसमें से मैंने 22 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करके 88 लाख की ईएमआई लोन ले लिया। लोन ले लिया मैंने बैंक से। तो अगर मैंने 88 लाख का लोन लिया, 9% का मेरा रेट है मान लेता हूँ, क्योंकि अभी 8 से 9% के 9.5 तक मिल रहा है, पर आपकी अच्छी है। साख तो आपको 9% पे मिल गया और 25 साल का टेन्योर है। तो आपकी किस्त कितनी आ रही है? 73 हज़ार रुपये की। ठीक है, आप 73 हज़ार रुपये हर महीने चुकाते जा रहे हो। बट अगर आप 73 हज़ार रुपये चुकाने मतलब अगर आप 8 लाख रुपए जिस प्रकार हर साल दे रहे हो ईएमआई के रूप में, वहीं अगर आप 8 लाख में से 3 लाख अपना रेंट दो और बाकी का जो बच जाता है 5 लाख रुपए, वो 5 लाख रुपए अगर आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हो, तो उस पर अब हम रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, पहले मैंने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखा है। अब आप पूछोगे कि ये 20,50,000 रुपये कहाँ से आए? तो मैं बताऊँ, हमने 22 लाख रुपए का डाउन पेमेंट किया था और हमने 1.5 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट ली थी। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैंने सोचा कि जो 22 लाख रुपए एक दिन नहीं जा रहे, तो 22 लाख में से पर 1.5 लाख तो गए मेरे, क्योंकि मैंने रेंट से गया। तो मैंने 20,50,000 की पहले लमसम अमाउंट पे कर दिया, और फिर मेरा जितना भी अमाउंट बचता जाएगा, क्योंकि देखो पहले साल मेरा अमाउंट ज़्यादा बचेगा क्योंकि 48,000 रुपये पर मंथ बच रहा है। फिर क्या है कि नेक्स्ट ईयर से मेरा अमाउंट थोड़ा कम बचेगा क्योंकि मेरा रेंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ नेक्स्ट मंथ से देख सकते हो आप 47,599 कुछ है। मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन लेके रखी है ताकि डाउट कुछ भी नहीं हो। तो इस प्रकार हमारा चलता आ रहा है। अब मैंने रिटर्न माना है 12%। अब अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे नॉर्मली आपको 12% मिल जाएगा। तो अगर आप 25 साल तक एसआईपी ही करवाते हो कि हर साल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो 25 साल बाद आपकी एसआईपी की वैल्यू हो जाएगी 7 करोड़ 15 लाख। कैन यू गेस इट? 7 करोड़ 15 लाख एक मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप एसआईपी के साथ में जाते हो तो। अगर मतलब कि आप रेंट पे प्रॉपर्टी लेते हो और आधा जो अमाउंट आपका बच जाता है, जो भी जितना अमाउंट बचता है, मतलब कि अगर यहाँ पे अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देख लेते हैं कि अगर 88 लाख की जगह पे मान लो आप लोन लेते हो 50 लाख का, 50 00 1 2 3, ठीक है, ये मैंने चेंज किया, मेरा पूरा पूरा इधर चेंज हो गया। अब मेरी 41,000 की किस्तें जा रही है। 41,000 की किस्तें इसके चक्कर में 5,03,000 का जा रहा है और उस हिसाब से एडजस्टमेंट हो रहा है। तो जो भी अगर आपका है, आपको ये चाहिए रहेगी एक्सेल सीट, तो बता देना, मैं कमेंट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अभी हम नॉर्मली वापस एग्जांपल पर आते हैं, मैं भटक गया था। तो मैं अगर हर साल इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा कितना अमाउंट हो रहा है? 7 करोड़। ठीक है, परफेक्टली 25 साल बाद। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा ईयरली रेंट चल रहा है। अभी आगे नहीं जाते हैं, आगे आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे मेरा ईयरली रेंट चल रहा है, पर एक समय ऐसा आएगा जब मेरा रेंट मेरी ईएमआई से ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वो केस कब है? 24 साल और 25वें साल में। ये 2 साल में ऐसी सिचुएशन है जब मेरा रेंट मेरी ईएमआई के अमाउंट से बढ़ जाएगा। तो अब इस समय तो आप ऐसा नहीं बोल सकते ना कि यार अभी भी एसआईपी करवा ले, क्योंकि क्या करोगे? ये बाकी के बच्चे हुए 3,000 और यहाँ इस केस में 6,500 कहाँ से लाओगे? एसआईपी के ही अमाउंट से डाइवर्ट करोगे, क्योंकि आपने तो कसम खा ली है। मैं 8,86,000 रुपये से 1 रुपया भी मेरी जेब से ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि जितना मेरा ईएमआई में जाएगा उससे ज़्यादा मैं रेंट में नहीं दूंगा। आई होप आपको क्लियर होगा जो आपके मन में डाउट है, लिटरली। तो ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि अगर आप ये बाद में करते हो तो आप होम लोन का जो अमाउंट एक्स्ट्रा बच रहा है, मतलब कि जैसे आप ये यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हो, तो मैं मान रहा हूँ कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट फिर आप ज़्यादा दे रहे हो, अगर आप होम लोन लेते तो आप बाकी का एसआईपी करवा देते हैं। ठीक है, अगर आप एसआईपी करवाते तो उस होम लोन की कीमत हो जाती 4,88,000। अभी बस ये फिगर देखो। अब हम बात करते हैं कि टोटल हमारे होम लोन की कॉस्ट क्या हो गई। तो देखो, एक तो हमने सबसे पहले अमाउंट दिया था होम लोन में 22 लाख, तो ये मैंने लिख दिया 22 लाख। ठीक है, उसके अलावा मैंने ईएमआई चुकाई टोटल, तो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया था कि अगर मैं इस 8 करोड़ को 8 लाख को सॉरी अगर 25 साल तक 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 2 करोड़ 21 लाख आएगा। ठीक है, अब मैंने सेविंग कितने की कर ली? मैंने सेविंग कर ली 4 करोड़ 88 लाख की। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यार इससे मेरी सेविंग को अगर मैं माइनस कर देता हूँ, जितनी मेरी इनकम आई उससे अगर मैं सेविंग प्रॉपर्टी वैल्यू अभी हटा देता हूँ मैं, तो अगर मान लो मेरी ये गई मेरी कॉस्ट जेब से पहले, फिर मेरी जेब से ये गई कॉस्ट, और फिर मैंने मान लो इतनी सेविंग कर ली, तो आप बोलोगे कि 2 करोड़ 38 लाख। ठीक है, पहली चीज़। तो आप बोलोगे कि यार होम लोन में तो मेरी टोटल कॉस्ट आ गई 2.5 करोड़ के आसपास। पर अगर मैं एसआईपी की बात करूँ तो आप बोलोगे, आप तो खुश खुश हो जाओगे कि यार 7 करोड़ रुपए आप जीते हो, बिल्कुल 7 करोड़ रुपए, तो आप खुश खुश। बट अभी तो है इंतजार की बारी, क्योंकि मेन बात आती है, ये 22 लाख आपने पहली बार इन्वेस्ट करे थे। ठीक है, अपफ्रंट प्रीमियम दी थी, और उस समय आपके घर की वैल्यू क्या थी? 1 करोड़ 10 लाख।
ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 110। अब अगर आपके घर की कीमत उस समय 1 करोड़ 10 लाख थी, तो 25 साल बाद भी क्या आपके घर की कीमत 1 करोड़ 10 लाख रहेगी? पहली बात। अब आपका जवाब आएगा कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरे घर की कीमत पहले भी 1 करोड़ 10 लाख थी और अभी भी 1 करोड़ 10 लाख रहेगी। तो अगर बात करें हम सिंपल 7% से हमारे घर की वैल्यू बढ़ाते हैं, क्योंकि इतना तो एफडी में भी रिटर्न मिल जाता है और इतना मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी दे रही है, इससे तो ज़्यादा ही दे रही है। तो अगर मैं जाता हूँ और मैं करता हूँ इनटू, तो अब मेरे घर की वैल्यू कितनी हो गई है? 5 करोड़ 97 लाख। 7% मेरे हिसाब से थोड़ा कम लग रहा है। नहीं लग रहा आपको कम? मुझे तो कम लग रहा है, क्योंकि तो मैंने इसको 7% की जगह पे मैं कर देता हूँ सिंपली 8%। और बता सकता हूँ मैं, प्रॉपर्टी ने अभी लास्ट 5 साल में 11% के आसपास रिटर्न दिया है। मैं फिर भी बहुत ही कम ले रहा हूँ। अब इसकी वैल्यू देखो आप, इसकी वैल्यू है 7 करोड़ 53 लाख। आपने टोटल रेंट से सेविंग करी थी, उसकी कीमत कितनी थी? 7 करोड़ 15 लाख। तो यहाँ से अगर सीधी सी बात क्लिक हो अगर आपके दिमाग में, तो चाहे आप प्रॉपर्टी को रेंट पे लो, चाहे आप प्रॉपर्टी को खरीद के लो, दोनों ही केस में आपकी सेम टू सेम इनकम और सेम टू सेम एक्सपेंस होगी, क्योंकि बात एक ही है। आप आज सोच रहे हो, दिमाग में एक गोल लेके चलते हो कि अच्छा 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आगे जाके तो वो भी आपको पता है कि वो 1 करोड़ से बढ़ के 3 करोड़ 5 करोड़ की हो जाएगी। ये क्यों नहीं सोच रहे हो आप? क्योंकि आप रेंट में आप सब कुछ कैलकुलेशन ले रहे हो कि अच्छा मेरे पास 50,000 का अगर ईएमआई नहीं आएगी और मान लो मैं 20,000 के ही रूम में रह लूँगा, तो बाकी के मैं 30,000 इन्वेस्ट कर दूंगा। तो 30,000 को तो आपने ग्रो करवा लिया, पर प्रॉपर्टी की वैल्यू, क्या आपने उसको ग्रो करवाया? और लिटरली आप उसको भूलोगे। तो इसीलिए मैंने सबसे बड़ी बात ली है कि आपने 7 करोड़ 53 लाख की आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उस समय, और 7 करोड़ 15 लाख आप टोटल एसआईपी से कमाओगे। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ कि आप चाहे प्रॉपर्टी खरीदो, चाहे आप एसआईपी करवाओ, दोनों ही केस में आप सेम ही जगह पे खड़े रहोगे। ठीक है? और अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत ही लिया है ना, तो मैंने गलत कुछ भी नहीं लिया है। ईयरली रेंट 3% यील्ड पे लिया है मैंने। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 3% यील्ड के आसपास आपको आराम से घर मिलेंगे। अगर आप बोलोगे कि यार नहीं, मैंने तो कुछ ज़्यादा ही रेंट ले लिया, तो रेंट मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया। ना ही मैंने एसआईपी का ना ही मैंने घर की प्रॉपर्टी का रेंट मेरे हिसाब से लिया। मैंने तो खुद रिसर्च करके आपको बता दिया कितना है। अब आप में से एक क्वेश्चन आएगा कि यार, तो फिर वाजिब आंसर क्या हुआ, कि रेंट पे रहें कि घर लें? तो मैंने आपको पहले ही आंसर दे दिया था कि ये डिपेंड करता है कि आप अभी किस कंडीशन पे हो आपकी लाइफ के। अगर आप लाइफ में बिल्कुल उस कंडीशन पे हो कि बिल्कुल यार मैं तो हाँ, घर बिल्कुल स्टेबल हूँ, मेरे बीवी बच्चे सब कुछ हो गए हैं, अब मुझे कहीं पे कुछ नहीं जाना, सीधी सी बात है, घर ले लो। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो आपका डिसीजन है ना वो सही है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। हाँ, बट देखो, अब आपके आंसर्स चैलेंज हो सकते हैं। अगर मान लो ये प्रॉपर्टी की कॉस्ट मुझे इससे कम पे मिलती है, तो अब देखना है प्रॉपर्टी, मतलब अगर मान लो मैं 1 करोड़ 10 लाख की प्रॉपर्टी नहीं लेके सेम जितना रेंट दे रहा हूँ, अगर उतनी जगह मुझे मिल जाती है मान लो 80 लाख में, 80 0 0 1 2 3, अब आप चेंज देखो। शिट, इसमें चेंज नहीं होगा क्या? बाई 6। ओके, तो ये भी तो अब 80 लाख की हो जाएगी, इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5। ओके, तो अब देखो, अब आपकी ये तो और कम हो गई। रेंट भी तो वैसे कम होगा, क्योंकि अगर आपने 80 करोड़ की प्रॉपर्टी ली तो 8 × 24, मतलब कि 2,40,000 आना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? 20,000। ठीक है, 20,000 मान लेते हैं मोटा मोटी। अब ये यहीं से नेगेटिव चालू हो गया। अब सेम वही बात आ रही, ये 470 का है, ये 547 की है। मतलब चाहे आप कितने ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो, रेंट पे रहो चाहे होम पे रहो, मेरे हिसाब से तो मुझे कुछ भी फर्क नहीं दिख रहा। इवन हो सकता है कि मेजर सिटीज़ में ज़्यादा डिफरेंस हो, कि हाँ आपको घर बहुत ही ज़्यादा महंगा मिल रहा हो मान लो, तो बात वो है कि उस मेजर सिटी में उसी रेट से घर की प्राइसेस भी बढ़ रही है। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको रेंट पे रहना सही रहेगा कि आपको घर लेके रहना ज़्यादा सही रहेगा। अब देखो यार, मैंने जितने भी यूट्यूब पे वीडियो देखे वो क्लियरली बोल रहे हैं आप तो रेंट पे रहो, सीधी सी बात, रेंट पे रहो। भाई कैसे? मैंने आपको एनालिसिस करके पूरा समझा दिया कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। अब आगे आपकी मर्जी। सो गाइस, इस वीडियो में मेरी तरफ से बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि देखो यार, इतना ये कंटेंट बनाने में लिटरली रिसर्च लगता है। तो सीधी सी बात, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। सो गाइस, बाय बाय।